जय हिंद दोस्तों, ज्ञान वीडियो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं और किसी भी जीव में कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हमने बोला था कि अगले क्लास में जो है कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से उसके बारे में निश्चित ढंग से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो भी पिछला हमने पढ़ा उसको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, हमने पढ़ा था कोशिका होती है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हमने पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन क्रिया का काम करता है, कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया का काम करता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? उस ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। और वैक्यूल्स करते हैं कोशिका के अंदर पानी स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या करता है? ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला जो भाग होता है फैट का निर्माण करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? वो करता है प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है राइबोसोम चिपके रहते हैं और राइबोसोम ही क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। इसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करते हैं? कोशिका को मतलब क्या करते हैं? सेल डिवीजन का काम करते हैं, कोशिका जैसी नई कोशिका बनाने का काम करते हैं। या कोशिका के अंदर यदि कोई सेल ऑर्गेनेल्स जो है निष्क्रिय हो जाता है तो उसको फिर से रीजनरेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करता है? इसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो किसी निष्क्रिय कोशिका को या कोशिका के अंदर कोई अंग निष्क्रिय हो जाए उनको क्या करता है? साफ करने का काम करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, ये कोशिका है और कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, अब इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के क्या क्या कार्य हैं। न्यूक्लियस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, ठीक है। इसलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कोशिका फिर से बना लेते हैं और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसकी हम खोज के बारे में जानते हैं। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? 1831 में, ठीक है। ये हो गई कोशिका की खोज के बारे में। अब सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज के बारे में। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये कोई कोशिका होती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं और उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जैसे इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सबकी अपनी अपनी एक क्या होती है? अलग से परत होती है, उनके अंदर से एक मेम्ब्रेन रहता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ भी रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये कैसी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? डबल लेयर की होती है। कैसी? डबल लेयर की। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर की होती है। देखिए, ये न्यूक्लियस है तो इसका जो इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली परत को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अभी जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या काम करता है ये? तो देखिए,
जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ये कोई सेल है, क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर एक अपना द्रव्य होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सीटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सीटोप्लाज्म। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर अपना खुद का एक क्या होता है, द्रव्य होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, तरल द्रव्य होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये जो सीटोप्लाज्म होता है, तो सीटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो जो से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको मिलने से रोकती है। ठीक है। यानी कि कोशिका के अंदर के जो सीटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर ना जा पाए, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सीटोप्लाज्म में जाके न मिल जाए। तो उसको क्या करती है, बैरियर का काम करता है। ठीक है। उसको रोकने का काम करता है। और सीटोप्लाज्म में जो भी माइक्रो यानी कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अंदर आने से रोकता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें हमारा एक पॉइंट और आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक और परत होती है। ठीक है। एक और लेयर होती है, इसी के सपोर्ट में एक नीचे और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक न्यूक्लियर लैमिना होता है जो क्या करता है, न्यूक्लियर लैमिना का काम क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिना उसको क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको अंदरूनी सपोर्ट देता है, कौन, न्यूक्लियर लैमिना। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो है यहाँ पे होता है, इसको ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम अभी देखते हैं आगे। तब तक यहाँ पे एक और पॉइंट समझते हैं, इन मेम्ब्रेन के बीच, ये जो डबल मेम्ब्रेन है तो इसके बीच जो गैप आप देख रहे हैं, इस गैप को हम बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है। जो लगभग कितना होता है, 10 से 15 नैनोमीटर का होता है। ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं हम, ये कितना स्पेस होता है इसमें, 10 से 15 नैनोमीटर। यानी कि केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है, जो डबल लेयर की झिल्ली होती है, उनके बीच जो स्पेस होता है उसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और वो कितने चौड़ाई की होती है, 10 से 15 नैनोमीटर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, सीटोप्लाज्म के अंदर जो भी माइक्रो न्यूक्लियल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े लार्ज जो है पार्टिकल्स होते हैं, उनको अंदर आने से रोकता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्या है, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म है, उनको बाहर जाने से रोकता है। ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो देखिए, कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक अपना अलग से न्यूक्लियोलस होता है। यानी कोशिका के अंदर एक अलग से न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक अपना अलग से क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, देखिए न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये जो न्यूक्लियोलस होता है तो ये क्या करता है, राइबोसोम का
क्या करता है, राइबोसोम का मैन्युफैक्चर एंड असेंबल। इसके अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, राइबोसोम किसका निर्माण करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, वो न्यूक्लियोलस करते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, और यहाँ से बन के ये जो अभी हम पोर्स की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर पोर्स की बात कर रहे थे, ये बन करके यही न्यूक्लियर पोर्स के माध्यम से क्या होता है, बाहर आकर के न्यूक्लियस से चिपक जाता है, इसके कांटेक्ट में रह जाता है। ठीक है, और देखते हैं जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उससे भी क्या होता है, ये उससे भी ये चिपक जाता है। यही राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और उसका निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर राइबोसोम बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है और वो है क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन या इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन का काम क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर आप जो धागे नुमा संरचना देख रहे हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक ना, और क्रोमैटिन का काम क्या होता है, देखिए क्रोमैटिन के अंदर एंजाइम, क्रोमैटिन के अंदर जो होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है, और वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के रूप में। ठीक है, और डीएनए क्या करता है, यही जो है नई कोशिका में, ठीक है, नई कोशिका में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है वो डीएनए में उपस्थित रहता है। और जब कोई सेल डिवाइड होती है, जब एक सेल जो है, मान लीजिए कि पेरेंट सेल है और इससे अपने डॉटर सेल में जब डिवाइड होती है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है एक क्या बताता है, डीएनए ही बताता है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है इसमें ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि वो भी अपना उसी हिसाब से अपना निर्माण कर सके। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब जो भी आनुवंशिक गुण रहते हैं, ठीक है, जो भी लक्षण रहते हैं, वो किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्रोमैटिन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, जब डीएनए को और आरएनए को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे कि किस प्रकार से जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कैसे उसमें इकट्ठी रहती हैं, एकत्रित रहती हैं और कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखिए, जो केंद्रक के अंदर जो एक द्रव्य होता है, जो तरल द्रव्य होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या जिसको हम केंद्रक द्रव्य भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, जो भी क्रोमैटिन होता है, ठीक है, जो भी क्रोमैटिन होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उनको क्या होता है, उसमें सिंथेसिस करने का काम करता है, उनमें सहायक होता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्रोमैटिन में सिंथेसिस करने के लिए सहायक होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म का काम होता है।
ठीक है। और डीएनए का रिप्लिकेशन में सहायक होता है। डीएनए के रिप्लिकेशन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यानी जब डीएनए जो है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उनके जैसे उनकी कॉपीज को बनाने में सहायता कौन करता है? एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ लिया और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो जो केंद्रक होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी क्रोमैटिन के अंदर जो है डीएनए आरएनए मौजूद होता है, जिसे हम जीन कहते हैं, और वही क्या करते हैं? एक पीढ़ी के गुण को दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, उनके इन्फॉर्मेशन को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।